जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम मुस्कुराते सुबह। मुझे उम्मीद है आपने हमारा किचन सेगमेंट एंजॉय किया होगा। आज शेफ नौरीन ने क्या ज़बरदस्त फ्राइड राइस बनाए हैं। जैसे उन्होंने कहा, आप उसको पुलाव बोलें, उसको बिरयानी बोलें, कीमे के साथ मज़ा आ गया। मतलब हमारे सेट पे जो माहौल है और जो अरोमा है वो मैं आपको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसका जो पता आपको लोगों को जब ही चलेगा जब आप अपने घर में ट्राई करेंगे। और कल का जो सूजी का हलवा था उसके बारे में मैंने पर्सनली तो शेफ को बहुत तारीफ की थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव बताऊँ, क्योंकि आप लोग ये समझते हैं कि भाई हम तो देखते हैं, जब तक कोई दूसरा तारीफ नहीं करेगा हम नहीं यकीन कर सकते। भाई मैं आपसे ये हल्फन में कहती हूँ कि वो हलवा बहुत मजे का आया था। या शेफ नौरीन जो भी बनाती हैं उसमें इतनी लज्जत होती है, इतना जायका होता है, इतना खुलूस होता है कि वो खाना बहुत मजे का होता है। तो इसी के साथ साथ अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट का आगाज करते हैं। आज आप लोगों को बताएंगे, हम लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड अवेयरनेस फराहम करेंगे। अगर आप लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कौन सी ऐसी जगहें हैं, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक अहम बात जो कि प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, 2 साल से स्टक हुए हुए हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि हैं शब्बीर भाई। राजा शब्बीर, आप सब जानते हैं उनको, साहिल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स के चेयरमैन हैं। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शब्बीर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। वेलकम करती हूँ आपका अपने प्रोग्राम में। शबीर भाई, सबसे पहले वही एक दिमाग को जो है ना वो हिला देने वाली बात कि 2 साल से प्रॉपर्टी के रेट स्टक होना, चले वो स्टक होना भी ठीक है, लेकिन अब गिरना शुरू हो गए हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है? क्योंकि लोग जो हैं, जो लोग खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, वो लोग तशवीश का शिकार हैं कि आखिर हम करें क्या। असल में पब्लिक इंटरेस्ट जो है ना वो कम हो गया। दूसरा ये है कि मार्केट में एंड यूज़र से ज़्यादा इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने अपना हाथ रोक दिया नई इन्वेस्टमेंट में। इसकी वजह ये है कि अगर मैं कोई चीज़ जो है 1 करोड़ रुपये की ख़रीदता हूँ और बाद में उसके रेट 90 लाख लगते हैं तो फिर मैं रुकूंगा, सीधी सी बात है। और मेरे रुकने की वजह से ये होगा कि और मार्केट जो है नीचे आएगी और रेट और गिरेंगे। अच्छा, पहले जो है होता ये था कि एंड यूज़र ज़्यादा होते थे और जिनको प्रॉपर्टी लेनी है, रिहाइश करनी है, तो उसकी वजह से जो है रेट इंक्रीज़ होता था। लेकिन इन्वेस्टर का फ़्लो ज़्यादा हो गया, अब इन्वेस्टर्स ने हाथ रोका है, तो जिसकी वजह से रेट अप डाउन होना शुरू हो गए। और ये अच्छा मामला नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हल्का है कि जहाँ पर लोग साहिब हैसियत हैं और अपॉर्चुनिटी जो है मुल्क से बाहर काफ़ी आ गई है। जैसे कुछ लोग मिलते हैं कि तुर्की में हम प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, दुबई में ख़रीद रहे हैं, दूसरी जगहों पे ख़रीद रहे हैं, तो ऑप्शंस जो है ना उसकी आने की वजह से यहाँ पर रेट जो टूट रहा है, एक वजह ये भी है। ठीक है। और देखा ये जाता है कि जो बिल्डर्स हैं उन्होंने भी हाथ रोका हुआ है, इस वजह से कि जो डॉलर अप डाउन हो रहा है, और इतना अप डाउन नहीं होता था जितना अब हो रहा है। जो रुपए की कीमत कभी डॉलर 20 रुपये ऊपर हो जाता है, कभी 20 रुपये नीचे आ जाता है, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कभी सरिया क्या रेट है, कभी सरिया क्या रेट है, कभी सीमेंट क्या रेट है, तो बहुत डिफरेंस। जब ऐसी सूरत हाल होगी ना तो लोग स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, और उसमें जाहिर सी बात है फिर रेट तो नीचे आएगा। रेट तो नीचे आएगा। ये सिचुएशन आपको क्या लगता है कब तक चलेगी? देखिए, जब तक हमारे रुपए की कीमत स्टेबल नहीं होती, एक दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पर ऑप्शन अच्छे नहीं आते, तीसरा सिक्योरिटी का सिस्टम बेहतर नहीं होता। ये 3-4 वजूहात हैं जिस पे इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए, पहले ये होता था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, बाहर से लोग आते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे। अब यहाँ के लोग बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो होगा क्या? और नुकसान ही होगा। तो ये जो है ना, ये गवर्नमेंट लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा, नई पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी जिससे हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट आए, एक्सपोर्ट जो है उस पर सहूलत देनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जब लोग देखेंगे कि इकोनॉमी बढ़ रही है, मतलब रुपया आपकी उसकी कदर कीमत बढ़ रही है, तो ही सारे मामलात अच्छे हो सकेंगे। बिल्कुल। बड़े बूढ़े हमारे एक मुहावरा इस्तेमाल करते थे, हमने बड़ा सुना है कि कब्जा सच्चा और दावा झूठा। तो ये क्या कहानी है? प्रॉपर्टी क्या इससे रिलेट करती है, प्रॉपर्टी की फील्ड? देखिए, कोई शख्स है, उसकी कोई ज़मीन पे कब्जा कर लेता है और उसको फिर कोर्ट जाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है केसेस हैं, उसमें टाइम लगता है। वो अपने एविडेंस पेश करता है, कब्जे वाला ये अपने देते हैं, झूठा सच्चा वो अपनी जगह पे है, लेकिन फैसला अदालत को करना होता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब बंदा उसकी प्रॉपर्टी होते हुए, जेन्युइन ओरिजिनल मालिक होते हुए, उसको जब धक्के खाने पड़ते हैं, जब वो थक जाता है,
तो फिर उसके अंदर से एक आवाज निकलती है, भाई कब्जा सच्चा दावा झूठा। तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है। होना ये चाहिए कि अगर किसी की प्रॉपर्टी हो उसके एनआईसी पे सबमिट हो, यानी अगर वो एनआईसी अपनी स्कैन करे इदारे में तो पता लग जाए इदारों को कि ये प्रॉपर्टी इसकी है, ये होना चाहिए। उससे फिर जो दावेदार है, जो कब्जा जिसने किया हुआ है, उसका ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। ठीक है। और कब्जा माफिया तो हम लोग बहुत देखते हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा जो दूर हाईवे की तरफ प्लॉट्स वगैरह हैं या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है वहाँ पर कब्जा हो जाता है, तो वो लोग भी इसी तरह से राह फरार इख्तियार कर सकते हैं। यही मामलात होते हैं। देखें, उनको बड़ी परेशानी होती है क्योंकि जब तक डिजिटल सिस्टम पूरा 100% नहीं होगा तब तक ये परेशानियां रहेंगी और यही मसाइल रहेंगे। और ये एक बहुत बड़ा फुकदान है। लोग जो है ना, मतलब आज किसी बिल्डर से कोई चीज़ लेने जाते हैं तो पहले उसकी ज़मीन की वेरिफिकेशन लेते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। वन विंडो ऑपरेशन ना होने की वजह से बड़ी मुश्किलात हैं। तो जब तक ये मुश्किलात हल नहीं होंगी, पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का काम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लगाने में बड़े बेनिफिट हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को एक सेफ साइट चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगी तब तक ये काम मजीद नहीं उठेगा। बिल्कुल शबीर भाई, बहुत से बिल्डर्स ऐसे हैं जो कि कस्टमर जो है वो उनसे प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, सारी चीज़ें भी हो जाते हैं, लेकिन डिलीवर करने में टाइम लगता है और फिर जो कस्टमर वो जाहिर सी बात है परेशान होते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनको क्या करना चाहिए? बिल्डर्स से किस तरह से बिहेव करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? बिल्डर का अपना एग्रीमेंट होता है, जो कस्टमर उस पर साइन करता है फॉर्म पे, उस पर सारी शराइतें लिखी होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब कस्टमर का हॉल होगा, जब तादाद ज़्यादा होगी कस्टमर की, इस बात को पूछने के लिए कि जब हम आपसे कोई प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे तो एग्रीमेंट हमारे मुताबिक होगा, यानी वो एग्रीमेंट होगा जिसमें आपको भी नुकसान ना हो, हमें भी नुकसान ना हो। सिर्फ़ और सिर्फ कंपनी के मफादात अगर कंपनी रखेगी, बिल्डर्स कंपनी, तो उसमें कस्टमर कुछ भी नहीं कर सकेगा। जब वो साइन कर देगा उसके फॉर्म पे तो फिर वो सारे कमिटमेंट उसने एग्री किए, अब वो क्या करेगा? तो होना ये चाहिए। दूसरी बात ये है कि कुछ बिल्डर्स हैं वो कैश पेमेंट लेते हैं, या कुछ बिल्डर्स होते हैं वो चेक लेते हैं किसी और के नाम के। होना ये नहीं चाहिए। टाइटल जिसके नाम पे ज़मीन हो और जो कस्टमर ख़रीद रहा हो वो अपने अकाउंट से उस टाइटल वाले अकाउंट पे पेमेंट करे प्रॉपर्टी की, ताकि कल कला अगर कोई केस बनता है, कोई मामला होता है तो उसके पास सारे सबूत मौजूद हों। और बिजनेस का यहाँ पर मैंने देखा है हमारे यहाँ स्कोप इतना ज़्यादा है नहीं, लोगों को बिजनेस की समझ नहीं होती। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं चाहती हूँ आप लोगों को समझाएं कि किस तरह से जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी का रुझान है तो वो क्या करे, पहला स्टेप जो कि उसको आसानी हो जाए। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर पे तो इतना इशू नहीं है। अगर कोई बंदा जो है रियल एस्टेट का काम करना चाहता है तो सिंपली अगर किसी का ऑफिस में बैठता है तो 5-6 महीने के अंदर उसको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जितनी प्रॉपर करेगा और लॉयर से मशवरा लेगा तो उसको ज़्यादा आसानी होगी काम करने में, मुश्किलात उसको नहीं आएंगी। होता ये है कि शुरू में इंसान को जो है ना, जो भी काम करने जाता है, कोई भी बिज़नेस करने जाता है, तो हर बिज़नेस ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ही उसको जो है ना उरूज मिल जाए। कुछ नुकसानात होते हैं, कुछ डैमेजेस होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, फिर वो तजुर्बे से सीखता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक बेवकूफ़ जो अपने तजुर्बे से सीखता है, एक अक्लमंद जो दूसरे के तजुर्बे से सीखता है, एक जाहिल होता है जिसके साथ तजुर्बे होते हैं सीखता नहीं। बिल्कुल। तो ये जो है ना कैटेगरी में कोशिश इंसान ये करे कि कम से कम बेवकूफ़ बन जाए कि अपने तजुर्बे से सीख जाए। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर आसानी उसको हो सकती है, अदरवाइज जो है ना मुश्किलात ही रहेंगी उसके लिए। बिल्कुल। अच्छा, बिल्डर्स को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन करना कोई आसान टास्क नहीं है आजकल के महंगाई के दौर में। तो आप क्या समझते हैं, अगर महंगाई इस तरह से बढ़ती गई आगे, अभी तो जितनी है लोग कहते हैं और बढ़ेगी, इस साल के एंड तक और बढ़ेगी, तो कितना मुश्किल होगा? जो उन्होंने, जाहिर सी बात है, जो लोगों ने पहले पेमेंट कर चुके हैं और अब जो है वो अगर बिल्डर्स उनसे कहते हैं भाई कस्टमर से कि पैसे बढ़ेंगे, तो ये दोनों तरफ ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत मुश्किल हालात है। देखिए, एग्रीमेंट जो है ना वो बिल्डर्स को इस वक्त बनाना ज़रूरी है। उस एग्रीमेंट में ये चीज़ मेंशन हो कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो उस हिसाब से रेट भी बढ़ेगा। बिल्कुल। ये एग्री कराना कस्टमर को बहुत ज़रूरी है।
अगर हाँ उसमें ये भी एक मेंशन हो कि अगर कॉस्ट कम होती है तो फिर रेट बिल्डर का कम होगा। ठीक है। ये दोनों चीज़ें जो है ना कस्टमर के लिए भी अच्छी हैं, बिल्डर्स के लिए भी अच्छी हैं, वरना बाद में बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर मैं जानना चाहूँ कि सरिया जो मैंने जब मेरे इल्म में है, आई थिंक पता नहीं कितना हो गया था, सीमेंट की बोरी मैंने सुना था कि 1200 रुपए की हो गई, तो अभी भी वही 1200 है या उससे बढ़ गए? देखिए रेट बढ़ना कम होना ये डॉलर के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है। डॉलर अगर बढ़ेगा तो सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, डॉलर कम होगा तो जाहिर सी बात है। अच्छा देखा ये जाता है कि डॉलर के अंदर कमी भी आती है, हमारे रुपए की कीमत बढ़ती भी है, लेकिन चीज़ों का रेट कम नहीं होता। ये चीज़ें फिर गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि जब आपने डॉलर की वजह से रेट बढ़ाया था तो आप कम क्यों नहीं कर रहे। तो इस पे जो है ना गवर्नमेंट को देखना चाहिए। फिर वो अपने रीज़न बता देते हैं, हमें ये चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गई, किराए बढ़ गए, ये सारी चीज़ें। उनके पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं बहाने बनाने के, लेकिन देखा ये जाता है कि प्रॉफिट का रेशियो वो अपना बढ़ाते ही रहते हैं, कम नहीं करते। क्योंकि हालात हाजरा ये बता रहे हैं, जब जैसा आपने भी जिक्र किया कि अगर बाहर मुल्क से बैरून मुल्क से लोगों को ऑफर्स होंगी कि भाई आप हमारे मुल्क में आके जो है कंस्ट्रक्शन करें या चीज़ें खरीदें, ज़मीन खरीदें, तो लोग इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ जाके करते हैं तो फिर हमारे मुल्क का क्या होगा? देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त प्रॉपर्टी के रेट जो है वो इतने नहीं बढ़ रहे जितने हमारे यहाँ बढ़े थे। ठीक है। अब उन्हें ऑप्शन मिला है, अब बाहर की कंट्रीज को ऑप्शन मिला है कि हम लोगों को बुलाएं और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे और यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से हमारे पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। जब यहाँ से रुपया जाएगा बाहर तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी डाउन होगी। तो ये मसाइल, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए। सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर गवर्नमेंट जो है ना इम्प्लीमेंट कर दे। ठीक है। सबसे पहली चीज़ है सिक्योरिटी। हर आदमी को ये पता हो कि मैं जिस वक्त जहाँ पे भी घूमूं, जहाँ पे भी जाऊं, मैं सेफ हूँ, तो इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आएगी। ओवरसीज पाकिस्तानी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे, और अगर उनको ये डर लगा रहेगा तो फिर बड़ी मुश्किलात होंगी। मतलब हालात जो चल रहे हैं, तो क्या बिल्डर्स को नुकसान है या सारिफ को? देखिए इन्वेस्टर्स को नुकसान है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की भी, बिल्डर्स को भी नुकसान है। अगर इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो बिल्डर को नुकसान ही होगा। फिर वो जाएगा बैंक मॉर्गेज की तरफ, तो वहाँ उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कॉस्ट उसकी बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल। अगर उसको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और उसके पास अमाउंट नहीं है तो बैंक पे जाएगा, बैंक से अमाउंट लेगा और उससे फिर रेट बढ़ेगा। जो कमिटमेंट उसने किए हैं लोगों को कि ये प्लॉट हमने आपको इतने का सेल किया है, उसका तो रेट बढ़ेगा, डेवलपमेंट के चार्जेस बढ़ेंगे, तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और इस सनत को फिर इन चीज़ों से बड़ा नुकसान है, बहुत नुकसान है। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खौफ और हिरास का मैं शिकार हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन होती है जब ऐसी बात हो रही होती है ना कि हमारे मुल्क की, देखिए कंस्ट्रक्शन तो एक ऐसी चीज़ है, जब आपके मुल्क में जब कंस्ट्रक्शन होती है, अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं तो मुल्क तरक्की करता है। जब ये चीज़ें रुक जाती हैं या अगर आप जो है आपके यहाँ इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही होगी तो आप फिर हालात को बेहतर किस तरह से करेंगे? 15 से 20 साल हो गए डिजिटल सिस्टम आए हुए दुनिया में जी, हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होता क्यों नहीं है? यही तो प्रॉब्लम है। तो ये जब तक ये चीज़ें सही नहीं होंगी, डॉक्यूमेंटेशन के मामला ठीक नहीं होंगे, मुझे एक फ़ोन पे मुझे अपनी सारी डिटेल मालूमात नहीं होंगी, तो ये मसाइल कम नहीं होंगे, ये बढ़ेंगे। बिल्कुल। और ये सोचने की बात है, अगर अभी भी वक्त है, वक्त ऐसा नहीं है कि निकल चुका, लेकिन अभी भी वक्त है अगर हम गौर कर लें इन चीज़ों पे, क्योंकि हमारे मुल्क में तरक्की के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम गौर ही नहीं करते। हमारा अगर इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो हम सब यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हमारे कारोबार चलते हैं, हमें एक चीज़ अगर हमारी नुकसान में जाएगी मुल्क की, तो सारी चीज़ें नुकसान में जाएंगी। मुझे किसी ज़मीन की वेरिफिकेशन करनी है, मैं डीसी के पास क्यों जाऊँ? क्यों जाऊँ डिप्टी कमिश्नर के पास? मुझे मेरे सेल फ़ोन पे पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी की या जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ उसकी पोजीशन क्या है। मैं वेरिफिकेशन क्यों करूँ? आप डिजिटल सिस्टम के अंदर आओगे तो ही हमें पता लगेगा ना। तो इसका ना होना मतलब ये कब्जा माफिया के लिए भी जाहिर सी बात है, फिर ये आपके चीज़ पे कब्जा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब तक ये सिस्टम को सीधा नहीं करेंगे तब तक बहुत मुश्किल है।
اللہ اکبر، یہ سوچنے کی بات ہے. اچھا جیسے کوئی پراپرٹی اگر ہم نے خرید لی اور ہمیں 3,000 روپے یا 4,000 روپے ماہانہ دینے ہیں، ابھی کے جو پہلے جب بات ہوئی تھی، جب ایک کسٹمر کی اور جو انویسٹر ہے، بلڈر ہے، اس کے بارے میں دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ آپ 3,000 یا 4,000 روپے پر منتھ دیں گے، 60,000 جو ہے وہ آپ کو ہر حال میں ایک سال میں ایک دفعہ دینے ہوں گے. جب چیزیں سب دونوں کی طے ہوئی ہوئی ہیں، جب بات بن جاتی ہے، پلاٹ بن جاتا ہے، اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ کو، کیونکہ مہنگائی بہت تھی تو اب آپ کو جو ہے وہ پیسے دینے پڑیں گے، لیکن ایگریمنٹ پہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ بلڈر کے لیے فائدہ ہے یا پھر جو ہے وہ صارف کے لیے نقصان؟ دیکھیں بلڈر کسی جگہوں پہ مجبور ہو جاتا ہے اور کئی جگہوں پہ بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں. ایسا نہیں ہے کہ بلڈر بہت اچھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صارف بہت اچھا ہے. بات یہ ہے کہ میں نے ایک اپنا مائنڈ بنایا ہے کہ میرے پاس 10 لاکھ 20 لاکھ کی اماؤنٹ ہے، میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے. اب وہ 20 لاکھ کی اماؤنٹ ہے نا، میں نے اپنا ایک شیڈول بنایا ہے کہ میری سیلری آئے گی یا میرے یہاں سے پیسے آئیں گے وہ سارے بلڈر. اب اچانک مجھے یہ پتہ لگتا ہے، بلڈرس کہتا ہے کہ بھائی کنسٹرکشن کوسٹ مہنگی پڑ گئی یا ساری چیزیں، اب پیمنٹ کہاں سے لوں؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ پہلے ہی جو ہے نا یہ کمٹمنٹ کرنا چاہیے کہ کنسٹرکشن کوسٹ یا ڈیولپمنٹ کے چارجز اگر بڑھیں گے تو کسٹمر کو دینے پڑیں گے، تاکہ اس کا مائنڈ شروع سے بنا ہو کہ اگر یہ ریٹ بڑھیں گے، اچھا کیلکولیٹ جو ہے نا ہونا چاہیے کہ کتنے بڑھیں گے تو کتنا ہوگا، کتنے بڑھیں گے تو کتنا ہوگا. یہ ساری باتیں پہلے ہی طے یہ پہلے طے ہونا بہت ضروری ہے. اچھا اکثر جو ہے لیز اماؤنٹ، ڈیولپمنٹ کے چارجز بلڈرز بکنگ کے وقت نہیں بتاتے اور اچانک وہ بم گراتے ہیں کسٹمر پر. جو اب کوئی پلاٹ 20 لاکھ کا ہے، اس کے ڈیولپمنٹ چارجز کسٹمر سمجھتا ہے کہ 2 لاکھ ہے، پھر اس نے 5 لاکھ لے لیے، 6 لاکھ لے لیے. وہ کمٹمنٹ بھی کرنا ضروری ہے، اوکے، ورنہ کسٹمر کو تو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیا کرے. بالکل. تو ساری باتیں پہلے طے کیوں نہیں ہوتی؟ پہلے اس لیے طے نہیں ہوتی کہ بلڈرس یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ کتنے چارجز آگے جا کے لگیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نہیں بتا سکتے. لیکن جو کرنٹلی پوزیشن ہے وہ تو آپ بتائیں. اس وقت اگر میں آپ سے لیز کراتا ہوں یا اس وقت آپ سے جو ہے بجلی گیس کے چارجز، ڈیولپمنٹ کے چارجز اگر لگاتا ہوں، تو اس وقت تو پوزیشن بتائیں. پھر کیا ریٹ پہ کیا کنڈیشن ہوگی، کوئی جو ہے سیٹسفائی ہوگا نا کسٹمر، ورنہ تو اچانک وہی ہے بم گرے گا ڈیولپمنٹ چارجز کا، پتہ ہی نہیں ہوگا. اور پھر ایسے وقت میں اگر کسٹمر بولے کہ مجھے نہیں خریدنا بھائی، میں 5 لاکھ نہیں دے سکتا، تو پھر وہ کٹوتی کر کے پیسے واپس کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ بلڈر نے پیمنٹ لی کسٹمر سے، اپنے پروجیکٹ پہ لگائی، اس کو انکم ہوئی، ٹھیک ہے، پھر تو تھوڑا اوپر بڑھا کے دے نا، کیوں کٹوتی کر رہا ہے؟ بالکل. دیکھیں بسا اوقات جو ہے دینی حلقات میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ساتھ ایگریمنٹ بنایا، ٹوکن دیا، تو ڈبل لینا وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے. ایگری حرام ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کمٹمنٹ ہے اس کو توڑنا بھی تو غلط ہے. بالکل. آپ نے اگر کسی کو پراپرٹی سیل کی، ٹوکن لیا اس کا، اب آپ کسی دینی جماعت کے پاس جاتے ہیں، فتویٰ لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ ڈبل لینا حرام ہے، تو ایک اور فتویٰ بھی لے لیں، ایک زبان جو ہے اس سے پھیرنا بھی حرام ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ زبان سے پھر جاتے ہیں؟ جی بالکل ہوتا ہے ایسا. اللہ اکبر. اور یہ کتنی غلط بات ہے کسی بھی کاروبار میں. زبان جو کہتے ہیں زبان دے دی تو بس بات ختم. اگر آپ نے کوئی ڈیل کر دی تو اس کا دینا ضروری ہے. بالکل. اب اس سے آپ ڈینائی نہیں ہو سکتے. اب جس کو آپ نے چیز دی ہے اس کے رحم و کرم پہ وہ اگر ایگری کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو ہر حال میں وہ پراپرٹی دینی ہے. اوہ مائی گاڈ. اور جو بڑے بڑے بلڈر. اچھا جی، اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا، تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو کا مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں شبیر بھائی کی جانب اور ان سے جانتے ہیں. شبیر بھائی، بلڈرز کے لیے اور کسٹمرز کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم بیسٹ ہے یا پھر نہیں اچھا؟ دونوں کے لیے نہیں اچھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ کہ مارکیٹ میں اتنی پراپرٹی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے
इतनी प्रोजेक्ट अनाउंस हो चुके हैं, इतनी हमारी पब्लिक नहीं है। ओ किसको देंगे, क्या करेंगे? थोड़ा सा स्पेस दें, थोड़ा सा गैप दें, इन लोगों का जो ये स्पेस है ये भरने दें। जो खाली प्रॉपर्टियाँ हैं, वो जो खाली प्रोजेक्ट हैं उनको भरने दें, उसके बाद जो है नई डेवलपमेंट स्टार्ट करें। क्योंकि देखें, इन्वेस्टर अगर बाइंग करेगा, बेचेगा किसको, सेल किसको करेगा? कहाँ है कस्टमर? कस्टमर दिखाई नहीं देते। पूरे कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन प्रॉपर्टी के हवाले से है, जो इन्वेस्टर डिस्टर्ब हैं, वो यही वजह से डिस्टर्ब हैं कि अगर मैं कोई जो है किराना स्टोर चलाता हूँ या कोई जो है दूसरा काम करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा साइड बिजनेस प्रॉपर्टी में है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट थी, मैंने प्रॉपर्टी पे लगा दी, मैंने कोई प्लॉट ले लिया, कोई फ्लैट ले लिया, कोई जायदाद ले ली, कोई भी किस्म की कोई ज़मीन ले ली, सेल किसको करेगा? बिल्कुल। अगर मैं आप छोटी सी एक बात है ना कि अगर हमारे यहाँ पर हर आदमी चावल के चावल जो है वो फसल में उगाए, चावल की जो है ज़मींदारी करे और चावल ही जो है हमारे मुल्क में नज़र आए, तो जो आपको 300-400 रुपये किलो चावल मिल रहा है वो 50 रुपये किलो मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? तो जब आपकी जो है प्रॉपर्टी की तादाद बढ़ेगी और इतना आपके पास एंड यूज़र नहीं होगा, रिहाइश के लिए लोग नहीं होंगे, तो रेट डाउन होगा हर हाल में। ओके। अब होना ये चाहिए कि नई डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए, फिलहाल रोकना चाहिए बिल्डर्स को, वरना बहुत बड़ा आगे नुकसान होगा, क्योंकि बिल्डर्स तो डेवलपर्स जो हो रही हैं वो तो डेवलपिंग हो रही है बिल्डिंग्स। मैं तो देखती रहती हूँ अक्सर बेशतर, अगर आप हाईवे से जाएं तो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो हो रही है रवा दवा है। इस वक्त सोसाइटियों का मैं आपको बताऊं कि एक प्लॉट अगर किसी ब्रोकर्स ने किसी इन्वेस्टर को दिलाया, वो दूसरे रियल एस्टेट एजेंट को सेल कर रहा है, वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, फिर दूसरा तीसरे को दे रहा है, तीसरा चौथे को दे रहा है, चौथा एंड यूज़र ढूंढ रहा है, और जो असल रिहाइश करने वाला वो तो है ही नहीं। बिल्कुल। अब जो पांचवा छठा था वो फंसा हुआ है। मतलब इन्वेस्टर्स के गिर्द जो है वो प्रॉपर्टी घूम रही है। और ये एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है, ये अभी नजर नहीं आ रही लोगों को, लेकिन आगे जाके वो जब देखेंगे कि बायर ही नहीं है तो क्या करेंगे, बिल आखिर उनको रेट तोड़ना पड़ेगा। और जिसने जो है महंगे दामों पे खरीदा होगा उसका नुकसान है। अच्छा, अब कराची में कौन सी ऐसी जगह है जहाँ आप समझते हैं कि जहाँ पर कोई मिडिल क्लास बंदा अगर घर लेना चाहता है, तो कोई ऐसी जगह जहाँ पर मतलब एक नॉर्मल रेंज में जो है वो अपना घर कर सकते हैं? देखें, रेंज उसकी है कितनी, सबसे पहली बात तो ये, कराची के अंदर कम से कम 20 लाख रुपए से प्लॉट के रेट स्टार्ट होते हैं। ठीक है। प्लॉट के, ठीक है, और फिर ऊपर तो जितना ऊपर ले जाए, तो ये जो अमाउंट है ये आपको सुपर हाईवे पे जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ मिलेगी। नॉर्दर्न बाईपास पे सुपर हाईवे भी अभी काफ़ी फुल हो चुका है, नॉर्दर्न बाईपास है, वहाँ पर इन रेटों पे प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। इसके अलावा जो है औरंगी टाउन है, वहाँ पर मिल जाएगी। इन एरियाज़ में जो है लोग अपने कम रेट पे, कम बजट में प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं। औरंगी टाउन, कोरंगी, दोनों जगहों पे। सरजानी पे भी मिल सकती है, लेकिन सरजानी में भी अब रेट थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन जिनको लेनी है थोड़ा वेट करें, रेट नीचे ही आ रहा है। अच्छा, ये अच्छी बात है। ये आपने जो है वो एक कहते हैं ना वो खुशी की खबर नवीद सुनाई है, लेकिन आराम से कि जिसको लेनी है प्रॉपर्टी वो थोड़ा वेट करे, रेट जो है वो गिर जाएंगे। बिल्कुल, ये देखिए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी से मैं खुद भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हूँ, लेकिन जो सच है वही बता रहा हूँ। इन्वेस्टर का घेरा इतना हो चुका है, एंड यूज़र नहीं है, एंड यही होगा, आगे मसाइल होंगे। अच्छा, अब मज़ीद प्रॉपर्टी बनती गई, मज़ीद प्रोजेक्ट अनाउंस हुए, तो फिर उसको सर्वाइव कैसे करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, उस पर सोचने की बात है। अच्छा, कराची से अगर निस्बतन देखें, लाहौर और इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी की कीमतें कम हैं। लोग यहाँ से जो है वो मूव कर रहे हैं, या तो लाहौर या तो इस्लामाबाद। मेरे कुछ जानने वाले हैं जिन्होंने इस्लामाबाद मूव कर लिया, किसी ने लाहौर। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ की प्रॉपर्टी से निस्बतन वहाँ पर प्रॉपर्टी कम है। ये क्या वजह है? कम भी है, और कोई भी अपना घर, अपना शहर छोड़ के जाना नहीं चाहता। बिल्कुल। लेकिन अगर जा रहा है तो उसकी कुछ वजूहात हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर वह हमारे कराची से बेहतर है इस्लामाबाद का और लाहौर का।
ٹھیک ہے, روڈ بڑے ہیں, ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہوئی ہے, جی ہر شخص سکون کے ماحول میں, اچھے ماحول میں رہنا چاہتا ہے. جو بارشیں ہوئی ہیں کراچی کے اندر, تو اس سے جو ہمارے روڈوں کی جو کنڈیشن ہے وہ سب کے سامنے, بالکل ٹھیک ہے. اس کی بنسبت آپ اگر اسلام آباد اور لاہور کا وزٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہت ہی اچھی انوائرمنٹ نظر آتی ہے. اسلام آباد کے اندر جو چھوٹی چھوٹی چورنگیاں بنی ہوئی ہیں, تو وہاں پر پھول پودے بڑی خوبصورتی انہوں نے, خاص کر بیریا ٹاؤن اور ڈی ایچ سٹی میں جو انہوں نے روڈوں کو ڈیولپ کیا ہے. اچھا, اماؤنٹ جو ہے ابھی بھی بیریا ٹاؤن اسلام آباد کے اندر 50 سے 60 لاکھ روپے کا پلاٹ مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہی یہاں پر ملتا ہے. لیکن وہاں کے انوائرمنٹ اور یہاں کے انوائرمنٹ میں ڈفرینس نظر آ رہا ہے. جی ورنہ کون اپنا گھر چھوڑ کے جائے گا؟ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے بھائی بہن ہیں, سب کچھ کیوں چھوڑ کے جائے گا؟ اس کو کچھ پرابلم ہو رہا ہے نا, وہ پرابلم کراچی میں سالو کر دیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ کب ہوگا پرابلم سالو؟ کب ہوگا؟ کب ہوگی سنوائی جو ہم بات کر رہے ہیں, اس کی سنوائی کب ہوگی؟ ہمارے میمنی میں ایک مثال دی جاتی ہے, ان جو من تھینو تو کم تھینو, یعنی اس کا دل ہوگا تو سارا کام ہوگا, اچھا, اس کا دل ہی نہیں ہوگا تو کام کچھ بھی نہیں ہوگا. اوکے, تو مطلب دل کب ہوگا ہمارے حکمران ہمارے اوپر, کب جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ رکھیں, کب کراچی جو ہے جیسے سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا, تو صرف یہ کہ کہاوت ہی رہ گئی ہے, ایسا کچھ دیکھا نہیں جاتا. ورسٹ کنڈیشن ہے, اگر آپ سڑکوں کی بات کریں, کچرا جو ہے آپ کو جگہ جگہ پر دکھتا ہے. لوگ پھر بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں, لیکن ادارے دکھائی نہیں دیتے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی شخص, خاص کر کراچی کا رہائشی, باہر جانے کے لیے تیار نہیں ہے, صرف مجبور ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صرف مجبور ہو رہا ہے, حالات اور یہ جو انوائرمنٹ ہے اس سے مجبور ہو رہا ہے, اور کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کراچی جیسا شہر پوری دنیا میں نہیں ہے, ایگزیکٹلی, لیکن اس کی رونقیں بحال کرنے کے لیے سیکورٹی اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا, اداروں کو بھی سوچنا پڑے گا پراپرٹی کے حوالے سے. اب ہم اس پرانے سسٹم سے کب نکلیں گے؟ وہی کھاتے, وہی ڈی سی, وہی چکر, وہی پھرنا, وہی گھومنا, وہی اوپر جاؤ نیچے جاؤ, اس افسر کو پوچھو, اس افسر کو پوچھو, یہ کب ختم ہوگا؟ بالکل, یہ جب تک ختم نہیں ہوگا, اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو پچھلی نسل گزر چکی اس نے سب دیکھ لیا, نئی نسل ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یوتھ ہمارا تیار ہی نہیں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے. وہ باہر گھوم چکا, اس نے باہر ساری چیزیں دیکھی, اس کو وہ پسند آ رہا ہے, تو وہ موو ہونے کے لیے تیار ہو گیا. اس سے پہلے کہ آپ کی انویسٹمنٹ باہر جائے, آپ اس کو بدلیں. بالکل. اور جو ہمارا ملک جو ترقی نہیں کر پا رہا, مجھے لگ رہا ہے وہ یہی ہے کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. زیادہ تر لوگ تو موو کر رہے ہیں, ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بندہ ڈیفنس میں رہتا ہے اور اس کا بنگلو کی قیمت 10 کروڑ روپے, وہ کہہ رہا ہے مجھے باہر جانا ہے, مجھے یہاں نہیں رہنا, تو پھر وہ اپنے 9 کروڑ کا بھی بیچ دے گا. بالکل, آپ کا انویسٹر جا رہا ہے تو اس سے نقصان ہو رہا ہے, اس سے پراپرٹی کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. یہ سوچنے والی بات ہے. اور آپ نیا ناظم آباد کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ وہاں پر ابھی کیا اسکوپ ہے, اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے پلاٹس یا فلیٹس, تو اس کے کیا مطلب جو کیا سوچے, وہ خرید لے نیا ناظم آباد میں, یا پھر وہاں پر فل ہو گیا؟ جس کو رہائش کرنی ہے وہ تو خریدے گا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نیا ناظم آباد کے اندر جو جس طرح پورے کراچی میں ریٹ ڈاؤن ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی ڈاؤن ہوئے ہیں, وہ کوئی انوکھا نہیں, کراچی کا حصہ ہے. تو ابھی بائنگ کا ٹائم ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ ویٹ کر رہے ہیں. کسٹمرز ریئل اسٹیٹ پر بالکل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے نہیں ہے کہ لوگ سب ویٹ کر رہے ہیں کہ اور ڈاؤن ہوگا, اور ڈاؤن ہوگا, اور یہ فلو جو ہے نا یہ بڑا نقصان دے گا. جی. یہ سوچ بھی غلط ہے نا کہ اگر آپ کو یہ کہ بھائی اور گرے گا, نہیں گرا اگر پھر, اور پھر اور بڑھ گئے مزید, پھر نہیں دکھ رہا یہی ہے کیونکہ لوگ کسٹمر نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت کراچی کی کافی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس کسٹمر بالکل نہیں ہے. پورا دن آتے ہیں, صبح شام بیٹھتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. کوئی اتنی خاص ورکنگ نہیں ہو رہی. جو ڈفرینس آیا وہ 70% ڈفرینس آ گیا, 70%. ٹھیک ہے, 30% کسٹمر کا فلو ہے, باقی بالکل فلو نہیں ہے. اور اس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, یہ کافی لاس ہوگا. بالکل. تو کس طرح جو اپنی ساخت کو مضبوط رکھیں بلڈرز؟
वही चीज़ें देखें, एक चीज़ है कि गवर्नमेंट ऐलान करे कि भाई हमने ये चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के लिए कर दी है, फिर हफ्ते बाद दूसरा ऐलान करे हमने डॉक्यूमेंटेशन के लिए ये इम्प्लीमेंट कर दिया, फिर तीसरा ऐलान करे भाई हमने ये कर दिया है, फिर सिक्योरिटी में ये बताया कि हमने ये किया है, इतने लोग पकड़े हैं, ये किया है, वो किया है। तो ये इससे पब्लिक को थोड़ा लगेगा कि हाँ हालात बेहतर हो रहे हैं, कुछ दिखेगा तो बिकेगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, नजरसानी होगी या फिर हम लोग ऐसे ही बातें हम तो करते प्रोग्राम जो कर रहे हैं हम दे रहे हैं, अल्लाह करे सबकी सोच अच्छी हो जाए और इसको जो है ना बनाने की कोशिश करें, वरना तो यही है कि मज़ीद ख़राब होता जाएगा और कुछ भी नहीं। देखिए ना, शॉपिंग मॉल्स का भी रुझान, पहले शॉपिंग मॉल्स वगैरह बनते थे, अभी मैंने इतने नहीं देखे बनते हुए। अभी ज़्यादातर जो है बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स और सोसाइटीज़ बन रही हैं। देखिए हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। पहले कराची के अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स, तारिक रोड है, जामा किलात है, दूसरी मार्केटें हैं। अब हर जगह पे कमर्शियल खुल गए और हर जगह पे मार्ट, हर जगह पे शॉपिंग सेंटर, तो कितने होंगे, कहाँ कहाँ लोग जाएंगे। तो इसकी भी एक लिमिट होनी चाहिए। कमर्शियल एरियाज जैसे डिफेंस का एरिया है, जैसे बैरियर टाउन का एरिया है या दूसरे नया नौजाबाद का एरिया है, इनके यहाँ कमर्शियल फिक्स है और ये पूरे कराची के अंदर कमर्शियल मार्केट फिक्स होनी चाहिए। ठीक है। ये ना हो कि हर बिल्डिंग के नीचे बराबर में मॉल्स बन रहे हैं, दूसरे मॉल्स बन रहे हैं। उससे क्या होगा कि क्लाइंटेज टूटेगा और आपका माइंड जो है ना वो अलग अलग जगहों पे जाएगा कि कहाँ जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। हमारे यहाँ पर कराची के अंदर कमर्शियल मार्केटें फिक्स नहीं है। ओके। ये फिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फिक्स नहीं हुई, आपको ट्रैफिक का फ्लो भी मिलेगा, आप दूसरे मसाइल भी नज़र आएंगे, सारी चीज़ें नज़र आएंगी। ट्रैफिक तो एक ऐसा मसला है शब्बीर भाई कराची का कि अगर आप ये टाइम तो चले फिर ठीक है, सुबह का टाइम भी ठीक होता है, लेकिन जब ऑफिस से लोग वापस लौट रहे होते हैं घर पे, तो हमारे जो बड़ी बड़ी शारा फैसल हो गई, गुलिस्तान जौहर, गुलशन, नीपा चौरंगी, यहाँ पर बहुत बदतरीन ट्रैफिक देखा जाता है और लोग परेशान हैं। बहुत से लोग जो तराफ में रहते हैं वो तो ट्रैफिक की वजह से परेशान है कि हम लोग मूव कर जाए। 5-6 साल पहले मैंने जो कंडीशन देखी थी, मैंने यही कहा था कि लोग अगर ऑफिस से निकलेंगे तो 2 घंटे में घर पहुंचेंगे। आज मैं कहता हूं कि अगर यही पोजीशन रही, 10 साल बाद हर आदमी सोचेगा मैं अपनी गाड़ी निकालूं कि नहीं निकालूं। अभी भी सोचते हैं मैं लोग मोटर बाइक यूज़ कर लूं क्योंकि मुझे रास्ता मिलेगा नहीं। जी, बहुत से लोगों की थिंकिंग अभी भी ये है कि हम कार अगर लेके जाएंगे तो हम तो स्टक हो जाएंगे, हम फंस जाएंगे, भाई बाइक ही बेहतर है, उस पर ही चले जाओ। तो ये सोच जो है ना अब आएगी और इसके बाद क्या होता है, क्योंकि जाहिर बात है जो लग्जरी स्टाइल होता है जिसका, तो वो गाड़ी ही यूज़ करता है, लेकिन जब उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा क्या करेगा, रास्ता टोटल ब्लॉक। अब जब भी कोई इवेंट होता है, कोई रास्ते बंद होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या कंडीशन होती है। बहुत बुरी कंडीशन होती है। हमारे कराची में अगर कोई मैच है जिस दिन, तो हमारे ऑफिस के अतराफ में इतना ट्रैफिक होता है, आना जाना मुहाल होता है हमारा। शहर के अंदर ये चीज़ें रखनी नहीं चाहिए। स्टेडियम में अब बहुत हो गया, आप स्टेडियम को सुपर हाईवे पे डालें, वहाँ पर जो है मैचेस खिलाए जाए ताकि लोगों को यहाँ परेशानी ना हो ना। आप एक खेल खिलाते हो जी और उसमें सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बहुत प्रॉब्लम होती है। लोग एंजॉय तो करते हैं, जिनको जो क्रिकेट शायकीन है वो एंजॉय करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनको ये प्रॉब्लम भी होती है कि फिर हम उसके बाद जब घर जाएंगे तो हमें रास्ता नहीं मिलेगा। अब आए दिन हर महीने 2 महीने बाद कुछ ना कुछ होता है ट्रैफिक जाम। बिल्कुल ऐसा होता है। तो जो बंदा जो है अपने ऑफिस से 6 बजे निकला है तो रात को 11 बजे पहुंच रहा है। कल की कंडीशन आप देख लें, कल क्या सिचुएशन थी कराची में, कहीं आप चल फिर नहीं सक रहे थे। अच्छा, बिल्कुल ब्लॉकेज था, सारी चीज़ें ठीक है, वो सारे मामलात अपनी जगह पे, लेकिन एक मुतबादिल रास्ता तो दें, पब्लिक देना चाहिए। उनकी भी ज़रूरत है, पब्लिक की भी ज़रूरत है। दोनों तरफ देखना चाहिए कि अगर एक रोड बंद है तो कौन सा रोड जो है उसकी मुतबादिल जगह सर्वाइव कर सकता है, वहाँ से लोग निकल सकते हैं ताकि ट्रैफिक का फ्लो ना हो। कभी कभी ट्रैफिक पुलिस वाले थक जाते हैं, मैं देखता हूँ ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्या करें। अच्छा, लोग जो है वो भी डिसिप्लिन नहीं है लोगों में, वो रुकते नहीं है, ट्रैफिक जैम कर देते हैं। ये ट्रैफिक पुलिस अपनी कोशिश में देखता हूँ पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरी कोशिश नहीं करते, लेकिन पब्लिक नहीं रुकती। बिल्कुल, पब्लिक को ये सोचना चाहिए। और अभी तो फ़िलहाल हालात है हाजरा जो है वो इस
कदर नासाज है कि मैं ये सोचती हूँ अगर ऐसा ही रहा, महंगाई का तूफान ऐसे ही रहा, जिन ये बेकाबू ऐसे ही रहा, तो हम लोगों का क्या होगा। मतलब अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ कि अगले 5 साल, शब्बीर भाई अगर मैं ये पूछूं कि मुल्क हमारा किस तरफ खड़ा होगा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए फ़िलहाल तो जो है ना जो कंडीशनें दिख रही हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा, तो ट्रस्ट गवर्नमेंट ही लाएगी। कुछ ऐसे इकदाम अगर करेगी ना, कुछ नज़र आएगा। मिसाल के तौर पे कि डॉलर की इस वक्त डॉलर अगर 220 रुपये और डॉलर जो है वो 180 तक आता है, 170 तक आता है, तो कुछ लोगों का माइंड बनेगा कि नहीं अब बेहतर होगा, कुछ नज़र आएगा तो ठीक होगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन के जो इदारे हैं उनको गवर्नमेंट जो है ना अब ठीक कर दे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो बाहर चली जाएगी अगर ये इदारे ठीक नहीं होंगे। बिल्कुल। हमारे यहाँ जो धक्कम पेली वाला सिस्टम है ना कि यहाँ जाओ, ये फाइल लेके वहाँ जाओ, उससे जो है लोग आजिज आ जाते हैं। लोग 2 नंबर काम करने पे क्यों तुलते हैं? फिर वो यही कहते हैं कि भाई पैसा खिलाओ, ये काम हो जाएगा, हमसे ये फटीके नहीं संभाली जाती। फिर ये चीज़ है ना, ये कोई चीजें आसानी से अपना काम कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, जब जो ये काम सीधे तरीके से हो सकता है उसके लिए आपको टेढ़ा रास्ता क्यों चुनना है? जिसकी लाठी उसका भैंस, भैंस जी, वो जो है ना मिसाल है यहाँ की। तो ये चीज़ें अगर गवर्नमेंट ख़त्म करेगी, लोगों को नज़र आएगा। आप यकीन करें अगर ये चीज़ें ठीक हो गई ना, हमारे कराची, ख़ासकर कराची के अंदर, ये सोच नहीं सकते कि बाहर से इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी। बिल्कुल। आप देखें ना, पहले तो कराची में बांग्लादेश से भी लोग आके काम किया करते थे, अफगानिस्तान से लोग आके काम किया करते थे, लेकिन अब ये है कि उनके अपने मुल्क में इतना ज़्यादा जो है वो उनका रुपया हमसे ऊपर चला गया, वहाँ पे तरक्की हो रही है, तो यहाँ से सब चले गए। मैं अगर एक शॉप खोलता हूँ जी, ठीक है, और उसके पास मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की वो आइटम्स मेरे पास नहीं है, तो कस्टमर क्या मेरे पास रुकेगा? नहीं। बेसिकली पब्लिक इन्वेस्टर ये मुल्क के कस्टमर हैं। और मैं आपको बताऊं कि दुबई में कोई टूरिज्म के लिए जाता है, विजिट के लिए जाता है, उसको पासपोर्ट के साथ उसको एक सिम भी देते हैं कि आप ये सिम जो है 2-3 दिन ये ऑन रहेगी, आप सर्वाइव करें। कोई देता है हमारे मुल्क में? नहीं, कभी भी नहीं होता ऐसा। फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों? वो पसंद करते हैं कि यार बाहर से लोग आए, कुछ तो अमाउंट आएगी। बिल्कुल, ठीक है, तो सहूलत आप दोगे तो लोग आएंगे, सहूलत नहीं दोगे लोग नहीं आएंगे, जो बैठे हैं वो भी भाग जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि लोग, अब लोगों में ना एक दिख रहा है चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन। हर कोई बोलता हुआ मैं अपने सराउंडिंग में सुन रही हूँ, हर कोई कहता है कि भाई यहाँ कुछ नहीं रखा, चलो चलो बाहर चलो। तो जब सभी चले जाएंगे, जब कुछ नहीं रहेगा, इन्वेस्टर्स भी नहीं होंगे, बिल्डर्स भी अपने काम छोड़ छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट बाहर होगी, तो फिर हमारे मुल्क का होगा क्या? सवाल तो ये बनता है। आप फेसबुक पे देखें, आप सोशल मीडिया पे देखें, यही कैंपेन चल रही है कि बाहर आपको 3 साल का वीज़ा, 2 साल का वीज़ा, आप बाहर प्रॉपर्टी ख़रीदें, आपको ये बेनिफिट है, दुबई आपको बेनिफिट दे रहा है, दूसरे मुल्क बेनिफिट दे रहे हैं। उनको ये पता लग गया है ना कि यहाँ से लोग आने वाले, जी जी जी, तो दे रहे हैं ना। उन्होंने अपने लोग छोड़े हुए कि ये आप काम करें, सारी सी बात है, उनको अपना नफ़ा चाहिए, वो करेंगे उसके लिए, उनका मुल्क तरक्की करेगा। वो लोग सोच रहे हैं, वो लोग लॉयल हैं अपने मुल्क से। फिर हमारे यहाँ पर ये सोच ही खत्म हो गई है। अब तो लूटने खसूटने पे सब लगे हुए हैं, लेकिन अपने मुल्क के बारे में सोचें भाई। कायदे आज़म ने बहुत मुश्किल से जो है इसका ख्याल, और इसका जो है बानी थे वो हमारे मुल्क के, उन्होंने बहुत मुश्किल से इसको बनाया है, और कितनी जानों की कुर्बानी देकर हमने ये हासिल किया है। तो ज़रा सोचें, इसकी अजमत को सलाम किया करें, और इसके अपने मुल्क के लिए कुछ तो करें, कुछ तो अच्छा काम करें। शब्बीर भाई, क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? देखें, आवाम के लिए तो यही मैसेज है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान बहुत अच्छा है, कुछ मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से बाहर मूव हो रहे हैं उनके लिए एक मैसेज है कि पहले अपना बाहर का सिस्टम वो चेक कर लें, देख लें, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि लोग बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर लेके गए लेकिन ज़ीरो होके वापस आए। तो ये भी चीज़ देखें और कोशिश करें कि अपने मुल्क में ही रहें और मूव ना हो, इससे एक बड़ा नुकसान मुल्क को भी हो सकता है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर भाई आपका। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ प्रोग्राम का टाइम इख्तिताम पजीर हो गया है। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली को इजाज़त दी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह हाफ़िज़।